भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। रजा हमदानी ने ये शेर कहा है और ये शेर समर्पित है सभी उन योद्धाओं को जो इस भीषण गर्मी में अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपकी खबर बताने का, यानी कि आपके शहर आपके रिपोर्टर का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से, जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब मतगणना की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में रायपुर बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की और मतगणना के 26 बिंदुओं को लेकर इसमें चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पदाधिकारियों को काउंटिंग को लेकर टिप्स दिए गए। बैठक में नेताओं को कुछ निर्देश भी दिए हैं, जैसे ईवीएम को सील करना, तमाम इत्यादि चीजों के बारे में, कैसे सील खुलेगी, क्या कुछ होगा, और ये सब जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। खोमन, जो कि इस भीषण तपती गर्मी में सड़क किनारे खड़े हैं, कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर के पास खड़े हैं और तमाम जानकारी देंगे। खोमन, बताइए इस बैठक को लेकर क्या कुछ हुआ है। देखिए नितेश, बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता किरण सिंहदेव जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने किया है। अब जिन लोगों की बैठक हुई है, जो बीजेपी के जो जिला के अध्यक्ष हैं, जिला के प्रभारी हैं और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन लोगों के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग में दिशा निर्देश दिए गए। अब यही जो पदाधिकारी है, यही जो नेता हैं, वो जिला में जाएंगे और जिले में जाकर जो एजेंट है, जो वहाँ के पदाधिकारी है, जो मतगणना स्थल पर रहने वाले हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनिंग में ये देने वाले हैं कि किस तरीके से जब ईवीएम खुलेगा, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है नितेश कि जब ईवीएम खुलेगा उसकी वीडियोग्राफी होगी, क्योंकि कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है कि ईवीएम पर हैक किया जाता है, ईवीएम में जो है छेड़खानी की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं जिस तरीके से रणनीति रहती है, उसको देखते हुए वीडियोग्राफी की जाएगी। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को नितेश जीत की मशीनरी इसलिए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तैयारी करती है। अब काउंटिंग के पहले देखिए प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही है। प्रदेश में बड़े नेताओं को जो है मीटिंग में दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसको जिला स्तर पर कैसे ग्राउंड स्तर पर ले जाया जाए, इस पर तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है बीजेपी जीत को लेकर, काउंटिंग को लेकर कितनी बड़ी तैयारी कर रही है। आज की बैठक में हमको देखने को मिला है नितेश। खोमन, आप कह रहे थे कि वीडियोग्राफी होगी क्योंकि कांग्रेस निशाना साध रही है, लेकिन अभी भी आश्वस्तता थोड़ी ना है कि ईवीएम की वीडियोग्राफी होगी तो निशाना सवालों के घेरे में ईवीएम नहीं आएगी वीडियोग्राफी होने के बाद। देखिए, घेरे में तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि जब से हमने देखा है नितेश की लोकसभा चुनाव के दौरान भी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी, अब जब नगरीय निकाय चुनाव होगा उसमें भी देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर पूरे देश भर में सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्षी गठबंधन के तमाम वो लोग हैं लगातार जो है सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग हर वो कोशिश कर रहा है ताकि विपक्षी नेताओं का जो गड़बड़ी का बार बार आरोप लगाते हैं उसको दूर किया जा सके। और यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आएगा तो उसका तमाम तैयारियों का तमाम जो ईवीएम खुलेंगे उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से जब आरोप लगेगा तो उस पर वो वीडियो दिखाया जा सके। नितेश, क्या इस बैठक में इन चीजों पर भी समीक्षा हुई खोमन? जैसा क्लस्टर अधिकारी बनाए गए थे, क्लस्टरों की जिम्मेदारी दी गई थी और लोकसभा वार भी बनाए गए थे, सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के बिठाए थे। मतगणना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कम मतगणना को लेकर भी परिचर्चा हुई और आगे उस आधार पर कार्रवाई की भी बात हो सकती, कुछ ऐसा भी हुआ? एक एक बिंदु पर चर्चा हुई नितेश, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से विधानसभा वार, लोकसभा वार जो क्लस्टर बनाए गए थे, क्लस्टर के प्रभारियों के साथ जो नीचे की पदाधिकारी जो बनाए गए थे, क्लस्टर का सहयोग करते थे, उन लोगों से भी चर्चा हुई है। जहां जहां कम वोटिंग हुआ है वहां भी चर्चा हुआ है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत गिरने का क्या कारण है, और जहां जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वहां भी चर्चा हुई कि आखिर क्या कुछ रुझान रहा है, किस तरीके से जो मोदी सरकार के कामकाज है उस पर किस तरीके से लोगों का रुझान रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है
उस पर भी चर्चा हुई है कि उसकी तरफ किस तरीके से रुझान रहा था। कुल मिलाकर समझा जा सकता है चुनाव के जो काउंटिंग होने वाली है उस पर भी चर्चा हुई है, काउंटिंग के पहले वोटिंग प्रतिशत जो गिरी उस पर भी चर्चा हुई। तो सब तरीके से चर्चा हुई है ताकि आने वाले दिनों में फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़ी तैयारी के साथ मैदान पर जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए इतने विस्तार से। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्री 2 दिनों तक सुशासन का पाठ पढ़ेंगे। आज और कल IIM रायपुर के कैंपस में राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के लिए देश भर के प्रोफेशनलों को आमंत्रित किया गया जो अलग अलग विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। इस पर सियासत भी हुई है, कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। जिस प्रकार से साय के मंत्री पिछले 5 महीने में सरकार चला रहे हैं, उससे यह आवश्यक था कि इनको गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन यह सारी कवायद फिजूल साबित होगी। जो इनको संस्कार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रूप में, संघ के संगठन के रूप में, वह भ्रष्टाचार के हैं। अब 5 महीने में यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री सिर्फ भ्रष्टाचार करने में लगे हुए, जनता के कामकाज से, जनता के सुख दुख से इनको कोई मतलब नहीं है। शासन प्रशासन में लगातार पहले भी होते रहे हैं, चिंतन शिविर होते रहे हैं और हमारी प्रशासन, हमारी पार्टी इस पे विशेष ध्यान देती है कि हम लोग जो है किसी प्रकार का काम करने के पहले उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। उनके जैसे नहीं कि योजना बना दिए, ज़मीन में उतरे या न उतरे, पहले लोग उनकी पॉकेटें कैसे गर्म हो ऐसा सोच करके हमारे यहाँ काम नहीं हो। तो इस पर वार पलटवार शुरू हो गया है और जिस तरह से 5 महीने में काम किया है भारतीय जनता पार्टी में, जाहिर सी बात है उसे प्रशिक्षण की जरूरत है, इस तरह से कांग्रेस ने कह दिया। हमारे स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बड़े ही खूबसूरत जगह में वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि मौसम का भी हाल बदल रहा है, मौसम करवट ले रहा है। मृगेंद्र जी, मौसम करवट ले रहा है और अब शासन चलाने की नीतियों को, सुशासन को भी करवट लेनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है और क्या कुछ हुआ है, पहले दिन के प्रशिक्षण खत्म हो गया है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की है। देखिए, मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री जिस तरह से बच्चे क्लास में खड़े होते हैं उस तरह से खड़े होकर, बैठकर उस तरह से सीख रहे हैं कि कैसे गुड गवर्नेंस चलाई जाए, कैसे सरकार अच्छा काम कर सकती है। और नीति आयोग के CEO खुद पहुंचे हैं उनको सुशासन की ट्रेनिंग देने के लिए, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। नीति आयोग के CEO पहुंचे हैं तो मोदी की गारंटी जिसका इम्प्लीमेंटेशन करने की बात कही जा रही है, उसके लिए, सुशासन के लिए, उन गारंटियों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीति आयोग ने ये पहल की है और तमाम मंत्रियों ने ट्रेनिंग ली है और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। एक्सपर्ट सरकार में गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए हैं और कल भी ये सिलसिला चलेगा। आज जो सिलसिला हुआ है वो आपको हमने बता दिया, दिखा दिया और तमाम जो थे सभी पदाधिकारी पहुंचे थे, मंत्रियों के साथ, उनके साथ पहुंचे थे। और एक बार फिर से हम मृगेंद्र पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मृगेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। बिल्कुल मृगेंद्र जी, बड़े खूबसूरत जगह पर आप खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि मौसम ने करवट बदल ली है और कुछ इसी तरह करवट बदली है सरकार चलाने के तरीकों की। नीति आयोग के CEO आए और उन्होंने बैठक ली, प्रशिक्षण दिया। आज पूरे दिन का कार्यक्रम हो गया है, कल अब होना है। आज क्या हुआ वो बता दीजिएगा और कल क्या होना है जरा उसे बता दीजिएगा मृगेंद्र जी। देखिए, आज पूरे दिन जो है मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री वहाँ मौजूद थे और एक एक करके 7 सेशन हुए हैं, आधे आधे 1-1 घंटे के सेशन थे। उसमें मोदी के जो विज़न है उसके बारे में बताया गया, 2047 का भारत कैसा होगा और उस भारत को बनाने में छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका होगी, छत्तीसगढ़ किस तरीके से विकास करेगा,
तो भारत विकसित भारत के रूप में और तेजी से आगे बढ़ेगा, उस दिशा में बात की गई है। इसके बाद जो है राज्य सरकार योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करे उस पर बात हुई है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पीडब्ल्यूडी के सड़क के विकास के कार्य हो, तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात हुई है और एक एक करके मंत्रियों ने सवाल पूछे। नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीबी सुब्रमण्यम, जो आईएएस हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी वो गृह सचिव रहे हैं, तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, उस लिहाज से उन्होंने बाकायदा यहाँ की समस्याएं, यहाँ की परिस्थितियों के आधार पर एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया और कुल मिलाकर बहुत अच्छा सेशन रहा। जी, एक चीज और मृगेंद्र समझ में आती है, जब इस पूरे सिलसिले को देखा जाए, नीति आयोग के सीईओ पहुंचे हैं और मोदी की गारंटी की बात हो रही है। कुल मिलाकर जो सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, केंद्र की योजनाओं को और अच्छे से डबल इंजन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं नीति आयोग की अहम भूमिका होती है। तो अब मान लिया जाए कि आगे की जो योजनाएं होंगी उनमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी केंद्र का होगा और जो मार्गदर्शन भी होगा केंद्र का होने वाला है। निसंदेह देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और राज्य केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का जो वादा किया जाता था कि विकास तेजी से होगा, उसी दिशा में एक कदम है। नीति आयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उसमें 10 जिले आकांक्षी जिले में आते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार फंडिंग करती है। बड़े पैमाने पर फंडिंग आती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सभी विषयों के लिए केंद्र सरकार फंडिंग करती है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जो सुदूर नक्सल एरिया है और एकदम आदिवासी एरिया है, उन जिलों का। दूसरा, इसके बाद नीति आयोग ने एक पैमाना तय किया है राज्यों के लिए, जिलों के लिए, जो सामान्य जिले हैं। उस लिहाज से नीति आयोग के सीईओ का आना और यहाँ पूरी बैठक करना, मंत्रियों को समझाना कि किस तरीके से, क्योंकि बेसिक काम जो है योजना बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम मंत्रियों का रहता है, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और केंद्र सरकार भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास हो और उसमें कोई बाधा न बने, कम्युनिकेशन गैप न हो। उस लिहाज से इस बैठक को, इस कार्यशाला को बहुत अहम माना जा रहा है। जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के खुद सीईओ पहुंचे हैं। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में ईडी ने प्रदेश के 5 स्थानों पर छापा मार कार्रवाई की है। ईडी टीम ने इस मामले में रायपुर और दुर्ग में 2-2 तथा खरोरा में 1 जगह पर छापा मारा है। रायपुर राइस मिल से जुड़े कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, तो वहीं दुर्ग में 2 लोगों के यहां दबिश दी गई है। तो 5 जगहों पर कार्रवाई हुई है और किन 5 जगहों पर कार्रवाई हुई है और क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला, ये सब कुछ जान लीजिए। हर बार विस्तार न्यूज आपको जानकारी देता है और जब हम कहते हैं कि आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज विस्तार से जानकारी देता है, तब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम आपको हर जानकारी तो पहुंचाएं, बल्कि आपको हर बार विस्तार से जानकारी साझा करते रहें। स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, कौन कौन सी 5 जगहें हैं जिन पर दबिश दी गई है, ये बता दीजिएगा। क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं कार्रवाई के संदर्भ में, वो बता दीजिएगा। और क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला, एक बार विस्तार से फिर से बता दीजिए दर्शकों को, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो कस्टम मिलिंग घोटाला है, करीब 160 करोड़ का ये घोटाला है। इसमें राइस मिलरों के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर एक घोटाला किया गया, जैसा ईडी का दावा है। ईडी उसी मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मार्कफेड के जो एमडी थे, तत्कालीन एमडी सोनी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, अभी वो जेल में है। इसी लिहाज से आज राइस मिलर्स से भी पूछताछ की गई है। उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। 2 दिन से लगातार ये पूछताछ चल रही है और उसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो 160 करोड़ रुपए की अफरा तफरी की गई, जो घोटाला किया गया, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन किन लोगों का नाम है, इन सब विषयों को लेकर ईडी की टीम एक बार फिर सक्रिय हुई है। जी, तो कुल मिलाकर इस घोटाले के मामले में सख्त नजर आ रही ईडी और लगातार कार्रवाई कर रही है। आपने जगह बदल ली है, लेकिन नजारा यहाँ का भी सुंदर है। मृगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो आगे चलेंगे और बिलासपुर की खबर की बात करेंगे, जहां बिलासपुर से आरक्षक और थाना प्रभारी यानी कि टीआई का विवाद सामने आया है। संवेदनशील मामला है। सोचिए, टीआई और आरक्षक के बीच विवाद हो गया और इस विवाद के बाद थाने में आरक्षक ने फांसी पर झूलने का प्रयास किया। थाने के आरक्षक धर्मेंद्र कश्यप ने सीपत थाना प्रभारी कृष्ण सिदार के साथ विवाद के चलते इस थाने में ही फांसी लगाने की कोशिश की।
इसकी जानकारी जब पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तब उन्होंने आरक्षक को समझाने का प्रयास किया। घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में आक्रोश का माहौल है। बताया जा रहा है कि जल्द ही आरक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अनुज कुमार एडिशनल एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी है उसे सुन लीजिए। फिर सीधा आशीष दुबे हमारे बिलासपुर ब्यूरो हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रभारी सीपत और उनके स्टाफ के द्वारा थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान थाने में पदस्थ आरक्षक धर्मेंद्र कश्यप वहाँ शराब पी के पहुँचा हुआ था, जिसे थाना प्रभारी द्वारा हिदायत दिया गया कि ड्यूटी स्थल पे ना आए करके, और उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दूसरे दिन आरक्षक थाना पहुंचकर गमछे से फंदा बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसको थाना स्टाफ के द्वारा रोका गया। बाद में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब के द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई है और अभी एक आवेदन भी लिया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और तमाम जो संहिताएं होती हैं इसका अनुपालन कराने का कर्तव्य होता है किसका? पुलिस का। और ये घटना हुई। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आशीष जी, ये कोई मामला साधारण मामला नहीं है। भले ही व्यक्ति बनाम व्यक्ति है, लेकिन पुलिस की खाकी वर्दी में थाने के अंदर का ये घटना है। बिलासपुर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा और अब क्या आगे की राह है? जी नितेश, बिल्कुल जो है जिस तरह से पुलिस महकमे में ये महीने में दर महीने जो एक घटना इस तरह की आ रही है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। मैं जहां खड़ा हूं सरकंडा थाना, एक टीआई की प्रताड़ना से जो है यहाँ भी एक खुदकुशी का मामला सामने आया था, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल वो मामला दबा हुआ है। इसके बाद जो है इसी तरह से जो है एक टीआई फिर सीपत में इस तरह का प्रयास कर रहा है खुदकुशी का। तो कुल मिलाकर के ये दो अलग अलग मामले ज़रूर हैं, लेकिन टीआई का जो सीपत का जो मामला है एक्चुअल में वो भया दोहन जैसा भी प्रतीत होता है कि टीआई के ऊपर दबाव बनाओ अपने काम को लेकर के। जैसा कि वो अनुज कुमार जी हैं एडिशनल एसपी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो शराब के नशे में था, वाहन चेकिंग के दौरान टीआई से उसका विवाद हुआ था। तो ये ऐसी गतिविधियां एक दो दिन के विवाद से नहीं आती है, ये महीने दर महीने चल रहा विवाद है। और कहीं ना कहीं जो कृष्णा सिदार है टीआई, वो एक अनुशासन बनाना चाहते हैं। जैसा सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि सीपत थाने में एक अनुशासन रहे, ये शराबखोरी ना हो, बाहर जो है और जो दूसरी शिकायतें आरक्षकों की मिल रही उस पर लगाम लगे। लेकिन जो है आरक्षक जो है वो खफा है और एक दो सोर्स बताते हैं कि वो वहाँ से तबादला भी चाहता है। तो कुल मिलाकर एक जड़ता जो शब्द होता है नितेश, ये बहुत ही बुरी चीज होती है। किसी भी कह रहे हैं इस चीज को मान रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है, शराब के नशे में थे, तो उसके बाद कार्रवाई क्या दबाव है एडिशनल एसपी के ऊपर? अगर टीआई सही है तो उन्हें मुखर होकर जांच कराकर तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या एक आरक्षक का इतना दबाव हो गया कि एडिशनल एसपी तक अभी तक कार्रवाई करने में उनकी कलम रुक रही? तो फिर स्थानीयों की सुरक्षा, तमाम चीजों को लेकर सवाल नहीं खड़े हो जाएंगे? आशीष, बहुत सारी ऐसी बातें हैं नितेश जिनको हम और आप कर सकते हैं, लेकिन पुलिस जो चाहती है वही करती है। उन्हें जिसके ऊपर एफआईआर करनी है वही करेगी, जिसके ऊपर नहीं करनी है नहीं करेगी। ये कुल मिलाकर के एक ऐसा मामला है कि जिसमें तो शराब पी के आने को लेकर सबसे पहले सस्पेंड होना चाहिए था उस आरक्षक को, और ये जो कृत्य कर रहा है जिससे समाज में एक बुरा असर पड़ रहा है। आज बिलासपुर में पुलिस की इतनी किरकिरी हो रही है इस वाकये के बाद नितेश, जिसको समझा पाना हमको आपको मुश्किल है कि एक आरक्षक जो है जिसके ऊपर एक पुलिस व्यवस्था, आप बात ये स्वीकार कर रहे हैं, आप जांच करके खड़े होते हैं कि लोग शराब पीकर ना चलें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, लेकिन आप ऑन ड्यूटी ये मामला आप सामने मीडिया के बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही। इंतजार है कि आशीष आपकी इस साहसिक पत्रकारिता के बाद कार्रवाई होगी और कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजनांदगांव मत्स्य विभाग में मछली पालन के लिए अपने ही करीबियों के नाम पर करोड़ों के केज आवंटित किए गए, करोड़ों के घोटाले का मामला है ये। शासन की योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मत्स्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। पूरे मामले में शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है, जिसके बाद मत्स्य विभाग संचालनालय इस फर्जीवाड़े की जांच कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। राजनांदगांव मत्स्य विभाग में पदस्थ सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये ने अपने कार्यालय में ही पदस्थ कर्मी की नाबालिग बेटी, अपनी ननद, वाहन चालक की मां और एक अन्य आदिवासी व्यक्ति के नाम पर लाखों के केज आवंटन कराए हैं।
और ये केस खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के नवागांव में मौजूद सिंचाई जलाशय में लगाए गए हैं। हर एक यूनिट में 18 केस शामिल हैं और एक केस की कीमत 56 लाख है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 60% सब्सिडी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन से 40% यानी कि कुल 100% आर्थिक सहायता मिली है। सभी की कीमतों का आकलन करें तो अधिकारियों ने 2 करोड़ 24 लाख रुपए के केस अपने रिश्तेदारों और विभाग में पदस्थ कर्मियों के रिश्तेदारों के नाम पर आवंटित करा लिए हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब मत्स्य विभाग के केस के 3 साल की लीज वसूली के लिए भुवन पोर्ते को नोटिस जारी किया गया, जिसके नाम पर एक केस आवंटित हुआ है। नोटिस मिलते ही वो हड़बड़ाकर विभाग पहुंचा और अधिकारियों से भुवन पोर्ते को सारी जानकारी दी। इसके बाद उसने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सहायक संचालक के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी में कल ये बातें आई हैं, तो डिटेल जो हमने रिपोर्ट्स जो है फिशरी ऑफिसर से बोला है देने के लिए, तो डिटेल रिपोर्ट देंगे और उसके बाद उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। इन जलाशयों में केस आवंटन में करोड़ों की हेरफेर के अलावा 3 साल में मछली पालन भी किया जा रहा है। ये व्यवसाय बाहर से आए लोगों द्वारा किए जाने का मामला भी सामने आया है। प्रत्येक केस के लिए वार्षिक दौर पर अदा किए जाने वाले 7,200 का भुगतान भी 3 सालों से नहीं किया जा रहा है और ये राशि लगभग 15 लाख रुपए हो गई है। लीज की रकम वसूली के लिए वास्तविक लाभार्थियों को नोटिस मिलने के बाद ही आवंटन भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनोज सिंह, विस्तार न्यूज, राजनांदगांव। तो ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस पर अब जांच की बात कही जा रही है और जांच कब होगी, क्या कुछ होगी, ये सब कुछ सवाल के घेरे में है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि किस तरह से यहाँ के अधिकारी अपनों को फायदा पहुंचा रहे थे। इधर आगे चलेंगे सूरजपुर, जहां एक आरक्षक ने पुलिस विभाग का 17 लाख रुपए गबन कर दिया। बता दें कि जयनगर थाना में पदस्थ आरक्षक दीपक सिंह को 2014 से यातायात के चालानी कार्रवाई का वसूली रकम ट्रेजरी बैंक में जमा करने के लिए दिया जाता था, जिसे आरक्षक जमा नहीं करता था बल्कि फर्जी पर्ची थाने में पेश करता था। मामले की जब उच्च अधिकारियों को भनक लगी तो आरोपी आरक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये पाया गया भी ऑडिट इसमें निराकरण करने के दौरान कि आरक्षक के द्वारा जो पैसे जमा करने के लिए बैंक में जाते थे तो वो पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा फर्जी इसमें सील लगवा के और इस तरीके का उसको बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा खुद सीधे गबन किया गया ऐसा कहते हैं। और प्रथम दृष्टया इस तरीके की चीज़ें पाए जाने पर ही सीधे इसमें FIR किया गया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस विभाग के द्वारा जिसको हमने जिस ड्यूटी के लिए लगाया था उसको गलत करके सीधे सरकारी राशि का गबन करना पाया गया है। तो विभिन्न धाराओं के तहत इसमें हम लोगों ने उसके खिलाफ आरक्षक दीपक सिंह जो जयनगर में है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है। तो बताइए, एक आरक्षक 17 लाख रुपए गबन कर देता है और ये क्या करना था, इसे यातायात की 2014 से ये सब कुछ चल रहा था। 2014 से यातायात के चालानी कार्रवाई का वसूली जो थी, ये रकम थी, वो ट्रेजरी बैंक में जमा करने दिया जाता था, जिसे आरक्षक जमा नहीं कर रहा है। अब भले ही कार्रवाई की बात कही जा रही हो, लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया कि 2014 से 24 यानी कि 10 सालों बाद यहाँ के उच्च अधिकारियों की नजर पड़ी है। और अब आगे क्या अन्य थानों में भी जांच होती है, ऐसी क्या चीजें होती हैं, इन सब पर भी गौर फरमाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जीती हुई सीट छोड़कर भाग रही है। इसके साथ ही सीएम बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा भी करते हुए नजर आए। क्या कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम ईवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैंने अपनी सीट के सामने बताया था क्या मनोबल के लिए चुनाव हारना अलग बात थी। 2004 में आप जीते अमेठी, 2009 में जीते, 2014 में जीते, आपके पिताजी वहां से जीते, आपकी दादी वहां से जीती, आपके नाना वहां से जीते, आपके पापा वहां से जीते, आपकी 5वीं पीढ़ी थी।
उसके बाद एक सीट ऐसे ही हार डर के मारे गए कि आप अपनी बहन को लेके आए केरल से कि हम 2 ही लड़ेंगे। आते आते बहन भी करी मैं मेरे भाई की चिंता करूंगा, तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए वो मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जानकारी सामने आई कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में हुए मतदान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दूसरे राज्यों की सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 14 दिनों में 7 राज्यों की 26 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया है। 26 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स चुनाव नतीजे पर सीधे तौर पर प्रभाव डालते हैं। और अब ज्यादा बातचीत के लिए हम इस मामलों पर जो गहरी पकड़ रखते हैं हमारे स्टेट ब्यूरो श्याम सिंह तोमर जी का रुख करेंगे और सीधा राजधानी भोपाल चलेंगे। श्याम जी, बैठक हुई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर जानकारी दी, लेकिन इसी बैठक में जो जानकारी निकल कर आई है वो सीएम के महाप्रचार को लेकर, जो चीज चुनाव के बाद तीसरी पंक्ति का नेता कह के उनके ऊपर बार बार इंगित करने की कोशिश की गई, लेकिन इस चुनाव प्रचार में उन्होंने साबित कर दिया है और जो अभी निकल कर सामने आ रहा है कि उन्होंने महाप्रचार किया है और अगर ये रिजल्ट में बदलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी और बड़े चेहरे के रूप में काबिज हो सकते हैं। बिल्कुल नितेश, बड़े चेहरे के रूप में काबिज हो सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा आपको कि बड़ा चेहरा हो गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव वाकई में बड़ा ओबीसी चेहरा हो गए हैं और यादवों को आकर्षित और प्रभावित करने वाला चेहरा हो गए हैं। और बीजेपी यही तो चाहती थी कि उसके पास एक ही कमी थी, सपा का जो वोट बैंक है उसको कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। या सपा की हम बात केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, बाकी राज्यों में यादव बहुल जो वोट बैंक है वो कैसे जो है आकर्षित किया जाए। तो उसके लिए यादव चेहरा चाहिए था और मोहन यादव से बेहतर कौन हो सकता था। तो जब लगातार ताबड़तोड़ उनको जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लोगों के बीच रैली करी, सभाएं करी, उन जो प्रबुद्ध वर्ग है उनके साथ बैठे, तो एक ये निकल के आया कि वाकई में आपने कमाल का काम किया। लेकिन ये कमाल क्या वाकई में सीटें भाजपा को दिलाने में कामयाब होगा, ये हमको 4 तारीख को समझ में आएगा। 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बैठक में तो बहुत सारी चीजें कही गई कि हम तो जीत रहे हैं, 400 पार हो रहा है, ये हो रहा है, आप तो वहीं पर उपस्थित थे, क्या क्या हुआ? देखिए, ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा भी होता है। भाजपा अंतिम वक्त तक जो है कॉन्फिडेंस लूज नहीं करती है। भाजपा लगातार ये बताती है, जैसे बीते कल की बात है, आशीष अग्रवाल जो मीडिया विभाग के प्रमुख है कह रहे थे जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, जिले जिले में जश्न मनाओ और ये दिखा दो कि हम रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ हैं। तो ऐसा ही आज भी उसी रणनीति के जो है अगली कड़ी थी। भाजपा आश्वस्त है, उसने कहा कि जो 400 प्लस गठबंधन के साथ हमने दावा किया था हम उस तक पहुंच रहे हैं। इससे पहले के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो लक्ष्य तय किए गए वो भी हमने पाए। तो भाजपा पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट दिखाई देती है इस पूरे उसमें। और वैसे भी ये जो बैठक थी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एक तरह का धन्यवाद था। मीडिया को धन्यवाद दिया, उनके जो चुनाव प्रबंधन कमेटी के लोग थे उनको धन्यवाद दिया और ये बताया कि हमने रणनीतिक रूप से जीत हासिल कर ली है। अब ये महज जो आंकड़े आएंगे वो तो हमारे लिए आंकड़े भर रहेंगे। बिल्कुल। बहरहाल कांग्रेस ने भी 1 क्विंटल लड्डुओं को ऑर्डर कर दिया है, वो भी आत्मविश्वास से है, लेकिन 4 तारीख का इंतजार करना होगा। जुड़े रहिएगा श्याम जी, आगे बात करेंगे। अगली खबर पर आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अहम बैठक ली है। सीएम ने पीएचक्यू में पुलिस के आला अफसरों की बैठक ली है। कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों के साथ सीएम ने परिचर्चा की है। सुनिए जरा बैठक के संबंध में क्या कुछ मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। पुलिस विभाग को बधाई भी दी है जिनने 4 महीने के 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहाँ कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। तो देखिए, गृह विभाग खुद है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास। श्याम जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जब मुख्यमंत्री खुद गृह विभाग रखे तो अधिकारियों को थोड़ा तो कश्मकश रहती है, लेकिन क्या हुआ इस बैठक में? क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ हुआ और
क्या सिर्फ इसे चुनाव से लेकर देखा जाए या फिर अन्य विषयों से भी लेकर जोड़कर देखा जाए इस बैठक? देखिए, चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय से लगातार जो है कानून व्यवस्था जो है हाशिए पर दिखाई दे रही है। तो इसी को लेकर जो है अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। भले ही सधे हुए अंदाज में मुख्यमंत्री कहें, लेकिन उन्होंने कुल जमा क्लास ली थी। जो क्लास में ज़रूर उन्होंने उनको कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो स्थितियां ये क्यों हैं, जब गृह विभाग मेरे पास में, आप लोग जो है ड्यूटी अपनी जो है मुस्तैदी से करिए, थानों में कसावट लाइए, मुझे कानून व्यवस्था हर मामले में चाक चौबंद चाहिए और मेरी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस। आप कानून सम्मत प्रशासनिक रूप से कड़े और बड़े कदम उठाइए, ताकि जो है मैं आगे से बिल्कुल भी कहीं से भी किसी तरह के मुद्दे की वो नहीं सुनूंगा कि इसमें लचर हो गया, इसमें ये हो गया, वो हो गया। विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। एक बिंदु अगर देखा जाए जिसकी आपने बात की श्याम जी, तो वो यही बिंदु हो जा रहा है कि गृह मंत्रालय चूंकि मुख्यमंत्री के पास है, तो जो भी कानूनी जो लूप होल्स होते हैं, जो जहां भी लापरवाही होती है, तो सीएम निशाने पर आ जा रहे हैं। तो इस बैठक के बाद ऐसा हो सकता है कि अब आगे सख्ती बरती जाए, बुलडोजर और तेज चले, जो तमाम चीजें और एक्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नितेश, आपने देखा होगा कि पिछली बार खुद मोहन यादव ने ये कहा था कि भाई मैंने जब शुरुआत में ही आया था और मैंने आपको कहा था कि इन निर्देशों पर आपको चलना है, आपको लाउड स्पीकर जो है एक निर्धारित पैमाने पर ही चलने देने हैं, निर्धारित संख्या पे चलने देने हैं, इसके अलावा जो है मांस मछली नहीं बिकने देना है, खुले में नहीं रखवाना है, और भी तमाम मेरे डायरेक्शन थे, आप क्यों भूल गए? उन्होंने सवाल किया था और जो है अधिकारी बगले झाँकने लगे थे। तो अब फिर लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर विभाग मेरे पास में है तो जिस तरह से एक मंत्री अपने विभाग को चाक चौबंद रखता है, मुख्यमंत्री अपने उसी विभाग को चाक चौबंद रख रहे हैं। और उन्होंने इसीलिए पीएचक्यू जाकर, पुलिस मुख्यालय जाकर बैठक की और जायजा लिया और कार्रवाइयां भी की। और अंदर खाने की खबर जो थी वो सब कुछ आपने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलने वाला है। इससे पहले आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे लेकर इस बैठक का इस सत्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 4 तारीख को मतगणना है और मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद प्रस्ताव दे रही थी, मीडिया से मुखातिब हो रही थी, इसीलिए यह बैठक की गई थी। लेकिन इस बैठक के मानसून सत्र से कई गहरे मायने जुड़ जाते हैं। कैसे? दरअसल हुआ क्या है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सवाल पूछे सरकार से। पटवारी ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि व्यापम का मुद्दा हो, चाहे वो नर्सिंग घोटाले का मुद्दा हो, फिर उसके बाद 100 दिन की कार्य योजना की बात हो, या फिर एनसीआरबी के डेटाज की बात हो, या फिर कर्ज की बात हो, आर्थिक प्रबंधन की बात हो, इन सभी मामलों को लेकर जीतू पटवारी ने ट्वीट किया। और 1 तारीख से 17 तारीख तक सत्र है, सत्र से पहले बैठक है, बैठक के बाद 4 तारीख को परिणाम आने, और सब कुछ कैसे इंटरलिंक होगा अब देखिएगा। विवेक के साथ हम जुड़ते हैं और सीधा उनका रुख करेंगे और तमाम जानकारी आपसे बताएंगे। कहीं ना कहीं इस ट्वीट से अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा सत्र है उसमें यही मुद्दे होने वाले हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ट्वीट भले ही भारतीय जनता पार्टी की बैठक के पहले आया है, लेकिन ये मुद्दे साफ तौर पर इनकी धमक जो बजट सत्र है उसमें दिखाई देने वाली है। देखिए नितेश, विधानसभा सत्र में 14 बैठकें होंगी और 14 बैठकों में मानसून सत्र के अंदर सरकार बजट भी लेकर आएगी और मोहन सरकार का ये पहला बजट होगा। तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर मंत्रालय में वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इससे पहले सरकार का पीछा विपक्ष नहीं छोड़ रही है। और जीतू पटवारी ने अपने 5 ट्वीट से स्पष्ट कर दिया है कि वो भले विधानसभा में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके 65 विधायक नेता प्रतिपक्ष के साथ इन्हीं 5 मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है, व्यापम से ज्यादा गंभीर है नर्सिंग घोटाला। और जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि व्यापम तो छुप गया है, लेकिन नर्सिंग घोटाले में आखिर कौन कौन है, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। कर्ज का मुद्दा है तो मध्य प्रदेश सरकार पर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है और पिछले बार जब देखने के लिए मिला था कि पिछला जो तत्कालीन सरकार का टेन्योर था तो जीतू पटवारी सबसे ज्यादा उग्र कर्ज को लेकर ही हुए थे।
तीसरा एक मुद्दा है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अशोकनगर की जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अफसरों को तलब किया है और ये माना जा रहा है कि आज शाम देर रात होते हुए अशोकनगर एसपी को हटा दिया जाएगा। चौथा जो मुद्दा है कि महिलाओं पे अपराध को लेकर, तो ये मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से हो रहा है कि लगातार मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। तीसरा मुद्दा यह है कि सागर, सीधी और छिंदवाड़ा की घटना को लेकर कांग्रेस ने, नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों की टीम गठित कर दी है और इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान उससे पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी और कांग्रेस यही कोशिश करेगी कि विधानसभा सत्र के दौरान तमाम सारे विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करे। और जीतू पटवारी ने 5वां सवाल भी यही कहा कि क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों को मिलने का समय देंगे जिससे वो कानून व्यवस्था को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है कि आखिर सीधी में क्यों घटना हुई, क्यों रेप हुआ, सागर में आखिर उस पीड़िता को सुसाइड क्यों करना पड़ा, उससे पहले उसके चाचा और भाई की हत्या कैसे हो गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले दिनों देखने के लिए मिला कि छिंदवाड़ा में 8 लोगों की हत्या हो गई। तो इन तीनों मामलों को लेकर ये 5 मुद्दे जीतू पटवारी ने उठाए हैं और सरकार से पूछा है। तो भले ही धमक अभी हुई है विवेक, इनका आगाज अभी हुआ है, जीतू पटवारी ने उठाए, लेकिन इनकी धमक बजट सत्र में दिखने वाली और इस बार का बजट सत्र हंगामेदार होने वाला है। कोई और बात विवेक जो आप कहना चाहते हो? कुछ आप कह रहे थे लगता है। देखिए, स्पष्ट है कि सबसे बड़ा मुद्दा नरसिंह घोटाले का है और नरसिंह घोटाले का इसलिए है क्योंकि व्यापम की जांच भी सीबीआई ने की थी और इस जांच में सीबीआई कुछ ऐसा नहीं खुलासा कर पाई कि कई सारे अफसरों का गठजोड़ था, मंत्रियों की भूमिका थी, लेकिन इस पूरे मामले में, नरसिंह घोटाले के मामले में, एक मंत्री की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और सबसे अंदर खाने की खबर यह है कि सरकार ने उस मंत्री को भी अभी कुछ दिनों के लिए फ्री हैंड नहीं दिया है। हालांकि 2 बड़े विभाग दिए हैं, लेकिन किसी कामकाज की समीक्षा के निर्देश उनको नहीं दिए गए हैं। यानी कि सरकार खुद मानती है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी है। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए किसी भी अफसर या फिर किसी और व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी को जांच के दायरे में रखा जाएगा। यानी कि गुड गवर्नेंस की सरकार में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ये बात कह चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में ये देखने के लिए मिलेगी। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में कोशिश कर रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे तो कह चुके हैं। शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर खाने की खबर आपने पहुंचाई और आगे कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हंगामा होने वाला है। यहां की सियासत गर्म रहने वाली है और हर सियासत की खबर इसी तरह हमारे सहयोगी विवेक जैसे पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया विवेक इस महत्वपूर्ण और अहम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोहन सरकार के पहले बजट की तैयारियों में सभी विभाग जुट गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी के बाद बजट की समीक्षा पर अफसर मंथन करेंगे। इसके लिए 4 जून से लेकर 14 जून तक एसीएस, पीएम और सचिव की मैराथन बैठकें होंगी। एसीएस, सीएम और सचिवों की बैठक होंगी। बैठक में शामिल होने के लिए सभी विभागों के अफसरों को वित्त विभाग के पत्र मिला है। 9 बैठकों के बाद मुख्य सचिव एसीएस फाइनेंस के साथ फाइनल रिव्यू बैठक करेंगी। बता दें कि 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र में मोहन सरकार का पहला बजट आ रहा है और चूंकि पहला बजट है इसलिए सभी की नजरें टिकी हुई हैं इस बजट में। और अब चूंकि इतनी सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो गई, सारी चीजें हो गई, एक प्रक्रिया होती है बजट की, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। सब कुछ आपको सरल भाषा में समझाएंगे हमारे स्टेट ब्यूरो श्याम सिंह तोमर जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। श्याम जी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आई है, टेक्निकलिटी आई है, दर्शकों को आसान भाषा में समझा दीजिए क्या कुछ होगा बजट से पहले ये सब कुछ। देखिए, स्वाभाविक है बजट सत्र की तैयारी करनी होती है और ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हमको अगर सरल भाषा में समझना है तो एक जब बजट बनता है तो उसका एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन को फॉलो करते हुए वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो वही है और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। एक साथ पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर बात चल रही है, दूसरी तरफ क्योंकि सरकार ने खुद तय किया था कि हम जुलाई में बजट सत्र करेंगे और जुलाई में ही इसको पास करेंगे, तो अब उसी की कवायद चल रही है। नितेश, आप कंटिन्यू करें, शायद तकनीकी बाधा गई होगी। जी श्याम जी कंटिन्यू करें। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। जी, तो मैं वही कह रहा था कि बजट जो है उसकी तैयारी करनी होती है। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी
जो है उससे ऊपर मंत्रियों की निगरानी में ये पूरा काम होता है, उसका एक सिस्टम होता है। सभी जो प्रस्ताव अलग अलग विभागों की तरफ से जाते हैं उन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है, किस विभाग को कितना बजट देना है और क्यों देना है, किन योजनाओं को जो है फोकस करना है। सरकार की जैसे कि बड़ी प्रायोरिटी है शिप्रा, उसका शुद्धिकरण, तो उसके लिए बड़ा अमाउंट दिया जाता है। सरकार की प्रायोरिटी है कि आगामी भविष्य में जो सिंहस्थ होना है वो, तो उसके लिए बड़ा अमाउंट देना है। सरकार की प्रायोरिटी है जो लोग बन रहे हैं, धार्मिक लोग बन रहे हैं, उनको एक अच्छा पैसा देना है, क्योंकि मोदी की गारंटी में भी कई लोग शामिल किए गए थे। उन लोगों को संवारना, उन लोगों को जन उपयोगी बनाना, धार्मिक स्थल के रूप में उनकी पहचान बनाना, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमाउंट का। नितेश, तो कुल मिलाकर जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को लेकर अब मंथन चलेगा, क्या कितना दिया जा सकता है, रुपये का कहां क्या बंटवारा हो सकता है। आसान भाषा में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर चलेंगे जहां फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जबलपुर से खबर है जहां 169 सुटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच में न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। जांच के दौरान की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जांच जो होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बता दें कि सत्र 2020-21 और उसके बाद के खुले कॉलेजों की जांच की जाएगी। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए दुर्गेश हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दुर्गेश भाई, फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब फिर से कब्र से निकल आया ये मामला और 169 कॉलेजों की जांच होगी। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ डिसीजन आया, क्या हुआ है? बिल्कुल नितेश, देखिए इस पूरे मामले पर तो यही कह सकते हैं कि जिस पर विश्वास किया वही गद्दार निकला। सीबीआई सबसे भरोसेमंद एजेंसी थी। नर्सिंग कॉलेज का जब घोटाला उजागर हुआ तो लगातार याचिकाकर्ताओं द्वारा ये मांग उठाई गई कि ये पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई को सौंप भी दी गई, सीबीआई ने जांच भी करी, लेकिन उसके बाद जो निकल कर आया वो तो और हैरान करने वाला था, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जाँच करने पहुँचे खुद भ्रष्टाचारी निकल गए। और यही वजह है कि इस बार अब जब हाईकोर्ट ने इन 169 कॉलेजों की जांच करने की बात कही है तो पूरी पारदर्शिता के तहत जांच करने के निर्देश दिए हैं। यह भी बताया है कि आपको किस तरीके से जांच करनी है और जांच के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। मजिस्ट्रेट साथ में होना चाहिए, पूरी जांच की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। पूरी पारदर्शिता के लिए हर जांच अधिकारी को हर तरह की रिपोर्ट पेश करनी होगी और इसी के तहत अब 169 कॉलेजों की जाँच होगी। एक और ख़ास बात ये है नितेश कि 2020-21 में जो कॉलेज खुले थे या उसके बाद जो कॉलेज खुले हैं, अभी प्राथमिकता में उनकी ही जांच की जाए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी थी। कोविड के समय ये कॉलेज जो है आंख बंद करके खोल दिए गए थे, बेधड़क इन्हें अनुमति दी गई थी। कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में कॉलेज खोल लो, आप सीटें बेच दो, करोड़ों रुपए कमा लो, पूरी छूट थी। और यही वजह है कि उसके बाद ये जाँच करने की बात कही है। निश्चित तौर पर अब एक बार फिर सीबीआई के हाथों में ही जाँच है, लेकिन परिस्थितियां अलग होगी, जांच का तरीका अलग होगा और रिपोर्ट अलग होगी। हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले पर लगातार संज्ञान बनाए रखेगी। याचिकाकर्ता का भी कहना है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट उनके पास भी आएगी और उसके बाद आगे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि इस बार जब जांच होगी तो क्या नतीजा निकलता है। वीडियोग्राफी तक हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और जो ये नर्सिंग फर्जीवाड़े की बात उठ रही है प्रदेश तक जानकारी पहुंचाने के लिए इंदौर चलेंगे, जहां भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है शहरवासी परेशान हो रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया और शहर के 85 वार्ड में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर निगम महापौर समेत तमाम अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस का प्रदर्शन है, ये देख रहे हैं आप। आम जनता ने यह बताया है कि हमको न तो पानी मिल रहा है न बिजली मिल रही है। आम जनता पानी के लिए तरस रही है। जो नल कनेक्शन है नर्मदा के, उनमें भी पानी नहीं आ रहा है, वहीं बिल पूरे दिए जा रहे हैं। आम जनता पानी के लिए तरस रही है। इंदौर को आदर्श शहर माना जाता है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। सीधा पुनीत विजयवर्गीय का सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। पुनीत जी, बड़े समय बाद कांग्रेस का कुछ ऐसा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन समझा दीजिएगा और फिर समस्या भी बता दीजिएगा। शहरवासी कितनी समस्या झेल रहे हैं और औद्योगिक राजधानी में इस तरह की समस्या बड़े प्रश्न चिन्ह भी खड़े करती है, इसका भी जवाब दीजिएगा।
जी बिल्कुल नितेश, पानी की समस्या तो देखिए पूरे देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, लेकिन अब उससे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी बची हुई नहीं है। यहाँ पर भी पानी की काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है। पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, सड़कें सीमेंट की बनाई जा रही है, तो जो वाटर लेवल है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है, बोरिंगें भी सूख गई है। नर्मदा की यदि बात करें तो कभी नर्मदा की पाइपलाइन फूट जाती है, क्योंकि शहर में जगह जगह खुदाई के काम चल रहे हैं, तो कभी भी नर्मदा पाइपलाइन फूट जाती है, पानी बह जाता है, टंकियां नहीं भर पाती। इसके अलावा भी बात करें तो जो जलूद जहां से पंपिंग स्टेशन है, जहां से पानी इंदौर में सप्लाई होता है, वहां पर भी बिजली का फॉल्ट हो जाता है और 3-3 दिन तक पंप सुधारे नहीं जाते, टंकियां नहीं भरती, खाली रह जाती, पानी की समस्या आ जाती है। टैंकर जो है, टैंकर भी लिमिटेड इलाकों में चलाए जा रहे हैं। जो लोग टैंकर चलाते हैं, विधायक या पार्षद, उनके खास लोगों के घरों में पानी डाल दिया जाता है और कई लोग उस पानी से भी चूक जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है पानी के, और मटके लेकर पहुंचे हैं शहर की अलग अलग कॉलोनियों में, कई जगहों पर मटके फोड़कर भी प्रदर्शन किया है। पानी मांग रहे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा। तो समझा जा सकता है नितेश, यदि गर्मी में पानी ही ना हो तो इंसान की क्या हालत होगी, चाहे पीने की बात हो या नहाने की। सवाल खड़े हो रहे हैं, इंदौर निगम की तारीफ तो राष्ट्रीय स्तर में होती है, और जिस निगम की तारीफ राष्ट्रीय स्तर में हो रही है उसका अगर ये लचर रवैया है, ये चीजें निकल कर आ रही हैं, तो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर की बात होती है, वाटर प्लस सिटी बताया जाता है इंदौर को, यानी कि मतलब वाटर प्लस है यहाँ पर। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है नितेश की लोगों को पानी नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से। स्वच्छता में नंबर 1 है, 7 बार से लगातार नंबर 1 है। इस बात की तारीफ भी करना पड़ेगी इंदौर नगर निगम और यहाँ के कर्मचारियों की, लेकिन इस बात की भी शिकायत करना पड़ेगी कि शहर की जनता को पानी पिलाना भी आपका ही काम है, आप प्रॉपर पानी नहीं पहुँचा रहे हैं। तो ये सब देखने को मिल रहा है नितेश। वाकई कहाँ मिलती हैं ऐसी खबरें जो विस्तार न्यूज में मिलती है। वाटर प्लस सिटी के दर्जे प्राप्त सिटी में ये समस्याएं हैं। पुनीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस गहराई के साथ जानकारी साझा करने के लिए। विस्तार न्यूज है भाई, आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी बात करता है, और देखिए तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, जानकारियों के साथ बात करता है, किसी को निशाने में लेकर बात नहीं करता। पुनीत का शुक्रिया करने के बाद अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन चलेंगे, जहां भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने फॉग मशीन्स लगाई हैं, जिसकी हल्की हल्की पानी की बौछारों से लोगों को राहत मिल रही है। नगर निगम की इस पहल से लोगों ने तारीफ की है। भीषण गर्मी के बाद फॉग मशीन का इस्तेमाल शहर में पेड़ पौधों को पानी देने के लिए भी किया जाएगा। तो सीधा संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। संतोष जी, सीएम के गृह क्षेत्र से आते हैं तो थोड़ा सा वहां जो भी एक्टिविटी हो रही है दिखाना पड़ता है। संतोष जी, फॉग ऑग लग गए हैं, कितनी संख्या में पहुंचे हैं, आराम मिल रहा है फॉग से, शहर के निवासी क्या कहते हैं, और पेड़ पौधों को भी इनसे नहलाया जा रहा है, पता चला है? बिल्कुल नितेश, बताना क्योंकि गर्मी का प्रकोप पूरी तरह चरम पर चल रहा है और 44 से कभी 44 होता है, कभी 43 होता है, कभी 45 हो जाता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम की जो मुहिम है कि उन्होंने एक फॉग मशीन मंगवाई है जो रोजाना 10,000 लीटर जो पानी है उसकी बौछार से के माध्यम से लोगों को राहत देने का काम कर रही है। और जगह जगह पर ये घूमती है और जगह पर वहाँ पर खड़े होकर फॉग के जो मशीन है उसके द्वारा हल्की हल्की फुहारें निकलती है और लोग उसका आनंद भी उठाते नज़र आ रहे हैं। ये एकदम जो पीक टाइम गर्मी का रहता है 12 से 4 बजे के बीच में कई जगहों पर जाकर वो बौछारें मारती है, लोग वहाँ से आवाजाही करते हैं तो वहाँ से भीगते हुए हल्की हल्की बौछारों में आनंद लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात करें भीषण गर्मी से तो लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार लगातार भीषण जल संकट का दौर है, ऐसे में अगर रोजाना 10,000 लीटर पानी की बर्बादी होगी या पानी की मौज मस्ती इस तरीके से होने लगी तो आने वाले समय में जिला प्रशासन और नगर निगम को एक ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा कि रोजाना 10,000 लीटर पानी की कहीं ना कहीं जिस प्रकार बौछारें हो तो रही हैं, लोगों को कुछ समय के लिए कुछ राहत देने के लिए, लू से बचाने के लिए ये कदम तो उठाए जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय जल संकट का भी इससे कहीं हमको और आपको गुजरना पड़े तो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। खैर, बाबा महाकाल की नगरी है, उनसे भी प्रार्थना रहेगी कि ऐसा उज्जैन वासियों को संकट ना आए। शुक्रिया संतोष जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अशोकनगर की घटना को लेकर एक्शन में सरकार दिखी है। थोड़ी ही देर पहले विस्तार न्यूज आपको जानकारी बता रहा था कि बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक से देखिए निकलते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। अशोकनगर एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
थोड़ी ही देर पहले विस्तार न्यूज इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी साझा कर रहा था, जानकारी दे रहा था। बैठक जो पीएचक्यू विभाग में हुई है पुलिस हेडक्वार्टर में, उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। थाना प्रभारी इछावर पर भी प्रक्रिया अनुसार निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विस्तार न्यूज में देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।